व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गया था उसका विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप थ्योरी का क्लास देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने 27 तक कर लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे 28 से, और जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसे भी हम लोग देख लेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो भी साथ में हल हो जाए। तो आइए 28 है, कह रहा है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा। देखिए वह परिस्थिति भारत में एक बार आया है। वह परिस्थिति कब आया? 1969 ईस्वी को। तो पहले हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो वह क्या भारत में कभी ऐसा समय आया? तो हाँ, भारत में समय आया था। जब कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह क्या होते हैं? ये राष्ट्रपति ये होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उस समय परिस्थिति ऐसा आता है कि उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कुछ दिनों के लिए कार्यभार संभालना पड़ता। तो आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं क्या परिस्थिति बनता है। क्या होता है, जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल होता है उनके कार्यकाल के दौरान 1969 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाता है, और उस मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकट गिरी को बनाया जाता है। और जो वेंकट गिरी यानी 3 मई को 1969 ईस्वी को कार्यकाल के दौरान इनका मृत्यु हो जाता है, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का। और वही 3 मई से लेकर 20 जुलाई तक कौन बनते हैं? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति वेंकट गिरी बनते हैं। और वही फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए गैपिंग होता है, वही 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एम हिदायतुल्लाह जो पहले मुस्लिम न्यायाधीश होते हैं उस रूप में भी जाने जाते हैं, तो वही वो बनते हैं। फिर उसके बाद 4 दिन के लिए तो ही बनते हैं, 20 जुलाई से 24 जुलाई के लिए। उसके बाद फिर आपको देखेंगे वेंकट गिरी चुने चले जाते हैं, प्रत्यक्ष उनका जो राष्ट्रपति के रूप में उनका हो जाता है निर्वाचन। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 में करा, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? ऑप्शन में है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस मेहरचंद्र महाजन, पीएन भगवती, जस्टिस बीके मुखर्जी। चलिए पीएन भगवती आगे हम लोग देखेंगे। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है यानी जनहित याचिका है, उसके जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, जो आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया वह जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह किन परिस्थिति में वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। जब हम लोगों ने देखा कि जो भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन रहते हैं उनका कार्यकाल के दौरान 1969 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, उसके बाद कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकट गिरी को बनाया जाता है। यानी 3 मई को इनका मृत्यु होता है, तो 3 मई से 20 जुलाई तक वेंकट गिरी को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल जाता है। फिर वो त्यागपत्र दे देते, फिर कुछ समय के लिए वही जस्टिस एम हिदायतुल्लाह क्या करते हैं? राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद फिर तो जो वेंकट गिरी रहते हैं वह निर्वाचन हो जाते हैं राष्ट्रपति के लिए। ये था प्रश्न का सही जवाब। तो ध्यान में रखिएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे कौन? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह यह पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जाने जाते हैं, जो एमपी के मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश के रूप में भी इनका जाना जाता है। यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हम लोगों ने देखा था कि 20 जुलाई से 24 जुलाई 1969 के बीच में इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 में करा, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो सेवानिवृत्ति के बाद वह किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं? वकालत का काम नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा यह अधिनियमित किया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते हैं, परंतु एक परिस्थिति में वो सिर्फ कार्य कर सकते हैं। कब? जो अनुच्छेद 128 में वर्णन है। तो किन परिस्थिति में वो कार्य कर सकते हैं उसे भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध प्राप्त कर वह उसे सभी अधिकारताएं और शक्तियां दे सकती है। तो ध्यान में रखिएगा वह न्यायाधीश नहीं होंगे, सिर्फ कार्य करेंगे और वहाँ बैठ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 31 में करा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो करा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में
वह राष्ट्रपति को है कि संसद को है कि मंत्रिपरिषद? सही जवाब हो जाएगा संसद हो जाएगा। तो आइए इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि अनुच्छेद 124 का 1 में कहा गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती है, तब तक उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 1 और 7 अन्य मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 8 न्यायाधीश होंगे। उसके बाद वह भी कहा गया है कि संविधान के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, वेतन, सेवा शर्तें निर्धारित करने का सभी अधिकार वह संसद के पास है। यानी संसद क्या करेगी? समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भी कर सकता है, इसके अधिकार में, इसके वेतन भत्ता में, वो सभी अधिकार संसद को है। जो अभी अगर आप संसद के ये न्यायाधीशों की संख्या देखेंगे तो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में हम लोग जब 1950 में गठन हुआ था उस समय 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, और यही मूल संविधान में भी इसका वर्णन है कि जब तक क्या करता है संसद कानून के द्वारा इनके न्यायाधीशों की संख्या में, न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार में, वेतन भत्ता में कानून बनाकर वृद्धि नहीं करता, तब तक वही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का, हिंदी व अंग्रेजी का, अंग्रेजी का? तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक काम कार्य के लिए ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 में, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था के निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का, संसद का, अधीनस्थ न्यायालय का और निर्वाचन आयोग का? तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा भारत की जो न्यायपालिका है उसकी संरचना पिरामिड के जैसा है, यानी सबसे सर्वोच्च पर सर्वोच्च न्यायालय है और उससे नीचे क्या है? उच्च न्यायालय है और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। तो संविधान न्यायालय मतलब संविधान ये इसके अनुसार, संविधान के अनुसार न्यायालय वे न्यायालय होते, अधीनस्थ न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो क्या होते हैं? उच्च न्यायालय के अधीन एवं उनके नियंत्रण में वो कार्य करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से वह क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करेगा? वह अधीनस्थ न्यायालय। तो हम लोगों ने देख लिया अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। अधीनस्थ न्यायालय वे होते हैं जो उच्च न्यायालय के अधीन एवं उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्नतापूर्वक है, परंतु सामान्य विशेषता एक जैसी है। इसलिए आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेगा कि जो भारत की न्यायपालिका है वह कैसा है? वह स्वतंत्र होने के साथ साथ एकीकृत है। क्योंकि एकीकृत इसलिए क्योंकि यह जो अधीनस्थ न्यायालय है वह किसके अधीन में है? वह अपने ऊपर वाले न्यायालय के समीप। तो अगर वह कोई फैसला देता है तो ऐसा नहीं कि वह फैसला उसके क्षेत्र में अलग होगा, जब ऊपर वाला जाएगा अलग होगा, वह उसी के कंटेंट में वह फैसला दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 में कह रहा भारत में न्यायपालिका है क्या है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है और प्रधानमंत्री के अधीन है। तो भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा। किस मामले में स्वतंत्र है? तो देखा जाए स्वतंत्र कुछ जो चीज़ें हैं जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। जैसे भारत की न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है, यानी जो कॉलेजियम प्रोसेस है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही अगले न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यह एक स्वतंत्रता का पहचान है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, छुट्टी, पेंशन संसद द्वारा तो निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन उनकी पदावधि के दौरान यानी जब वो पद पर हैं तो उनके दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता संसद। और क्या है? और हम लोग देखते हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई बहस नहीं की जा सकती है, बशर्ते उन्हें पद से हटाने जाने की प्रक्रिया के क्रम में राष्ट्रपति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के समय। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनके आचरण के संबंध में संसद में क्या हो सकता है? बहस नहीं किया जा सकता। एक ही परिस्थिति में क्या सकता है? जब उन पर साबित कदाचार या क्षमता साबित हो गया उस परिस्थिति में। तो ये सभी क्या होता है? भारत की न्यायपालिका के स्वतंत्रता का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 35 में भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? विकेंद्रीकरण है, एकीकृत है, सामूहिक है, व्यवहारिक। अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो न्यायपालिका हुआ क्या एक पिरामिड संरचना की है, जिसमें हम लोगों ने देखा शीर्ष पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है और उससे नीचे उच्च न्यायालय है और उससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। तो जो अधीनस्थ न्यायालय है वह संविधान के वे न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय के अधीन तथा उसके
नियंत्रण में कार्य करते हैं। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना तो भिन्न राज्यों में भिन्न है, परंतु सामान्य विशेषताएं उनको एक जैसी है, इसलिए वह एकीकृत न्यायपालिका के रूप में भी जाना जाता है। एकीकृत और भी मायने में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है, तो ऐसा नहीं जो उससे ऊपर न्यायालय है वह अपना फैसला अलग देगी, अगर वो नीचे वाला फैसला दे दी तो अलग माने होगा, नहीं, उसी के रूप में, उसी के संरक्षण में वो फैसला दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सब अभी अपने अपने फैसले के लिए क्या होंगे, मान्य होंगे। वह फैसला एकीकृत रूप में और न्यायिक रूप से ही दिया जाएगा। तो यह एकीकृत को क्या करता है, स्वरूप को दिखाता है। नेक्स्ट देखिएगा 36 में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है। अब कह रहा है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है उससे संबंधित मामलों किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो वह भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 71 को अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 71 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न जो भी संसक्त या सभी शंकाओं पर और विवादों की जांच का निपटारा कौन करेगा, वह सर्वोच्च न्यायालय करेगा तथा उसका निर्णय अंतिम भी होगा, वही निर्णय अंतिम उसका मान्य होगा। तो ध्यान में रखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 37 में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह इसका क्या है, मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है, वह बहुमुखी अधिकार है। तो यह जो अधिकार है, तो आपको यह जानना होगा कि जो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को कुछ क्षेत्र में क्या किए गए हैं, मतलब यानी उसका जो क्षेत्राधिकार अधिकारता है वह निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो उन वर्गों में से एक है वही जिसको हम लोग मूल अधिकारता या मौलिक अधिकारता के जानते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का विभाजन वह निम्नांकित रूप में किया गया। पहला मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा रीट अधिकारता, और तीसरा ये अपीलीय क्षेत्राधिकार, और चौथा परामर्शी या सलाही अधिकारता। ये तरह से 3-4 तरीके से उसके क्या है, अधिकारता को विभाजित किया गया। उसी में से एक है मौलिक अधिकारता। इस मौलिक अधिकारता को अलावा अगर मूल या आरंभिक अधिकारता भी लिखा रहता तो वह सही होता। तो यही हो जाएगा इसका मौलिक अधिकारता। तो मौलिक अधिकारता के अंतर्गत में 3 विषयों को रखा गया है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत में ये मूल अधिकारता आता है, और इस मूल अधिकारता के अंतर्गत में 3 विषय। पहला विषय क्या है, अगर भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है कि एक राज्य अथवा दूसरी तरफ 2 या 2 से अधिक राज्य हो तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और एक तरफ भारत सरकार हो या एक से अधिक राज्यों के बीच हो तो उसका भी निपटारा वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये तीनों विषय को उसमें रखा गया। तो उसी में से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के बारे में जो विषय से संबंधित है उसका भी अधिकार किसके अंतर्गत, वही मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है राष्ट्रपति का। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, न्याय मंत्री से, महान्यायवादी से, उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो राष्ट्रपति है कानूनी मामले में परामर्श वह सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता। अभी हम लोगों ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का विभाजन 4 प्रकार से किया गया, जिसमें से हम लोगों ने कौन कौन देखा। पहला हम लोगों ने देखा था मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा हम लोगों ने देखा था रीट अधिकारता। तो क्षेत्राधिकार को अधिकारता भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर क्षेत्राधिकार पूछे या अधिकारता पूछे। तो दूसरा हम लोगों ने रीट अधिकारता देखा, तीसरा हम लोगों ने रीट अधिकारता के बाद अपीलीय अधिकारता, और चौथा हम लोगों ने देखा सलाहकारी अधिकारता। तो वही सलाहकारी अधिकारता के तहत राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में परामर्श लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को, वही अनुच्छेद 143 के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारता दिए गए, जिसके 2 खंड है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 39 में देखिए, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 124 से, अनुच्छेद 137 से, अनुच्छेद 143 से, अनुच्छेद 148 से। अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। उन निम्न वर्गों में हम लोगों ने पहला क्या देखा, मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा हम लोगों ने देखा था रीट अधिकारता, और तीसरा हम लोगों ने देखा था अपीलीय अधिकारता, और चौथा हम लोगों ने देखा था
परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारिता, वही है परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत में क्या कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है, जिसके अंतर्गत में 143 के अंतर्गत में दो खंड रखे गए हैं। वो 143 के दो खंड कौन है, 143 का 1 और 143 का 2, यही दो खंड है। एक पहला खंड में क्या है कि अगर राष्ट्रपति की समझ कोई ऐसा विषय विधित आ जाए जो क्या हो, व्यापक महत्व का हो, तब उस पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श प्राप्त करना आवश्यक हो, तब वह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश दे सकता है। उसके बाद जो भी राष्ट्रपति सुनवाई करने के पश्चात वह राष्ट्रपति को जो भी अपना राय देना चाहे दे सकता है। और दूसरा खंड जो है उसमें जो अनुच्छेद 131 का परंतुक में वर्णित है, उस संबंधी में वह सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, विचार मांग सकता है। ये 131 का परंतुक क्या है, यह 131 का परंतुक में लिखा गया है कि कोई भी जो संधि, करार या लिखित पत्रों से उत्पन्न जो भी विवाद है वह अनुच्छेद के तहत नहीं उठाया जा सकता, यही उसमें वर्णन है। यानी जो भारत के संविधान को लागू होने से पहले जो संधि किया गया है उस समय में। तो ये दो खंड है जो दिया गया है किसके अंतर्गत में, परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत में राष्ट्रपति को। तो ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 143 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 40 में, न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किसे है। अब हम लोग समझते हैं न्यायिक पुनर्लोकन। अब देखिए पुनर्विलोकन का अर्थ पहले समझ लीजिए। पुनर्विलोकन का मतलब होता क्या है, पुनर्विलोकन का मतलब ही होता है फिर से देखना, अर्थात इसका इंग्लिश में आप कह सकते हैं रिव्यू, है ना। तो न्यायिक पुनर्लोकन क्या होता है, तो न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार वो है तो केवल किसे, वह ओनली राष्ट्रपति को अधिकार है। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए भारत को अमेरिका के जैसा पूर्ण रूप से क्या है, जो न्यायिक पुनर्लोकन का शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में अगर देखें तो यह शक्ति प्रतीत होता है, जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133। इन 4 अनुच्छेदों में क्या होता है, यह शक्ति निगमित प्रतीत होती है। तो क्या क्या है न्यायिक पुनर्लोकन, तो हम लोगों ने समझ लिया कि न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब क्या होता है कि दिए हुए फिर से देखना, रिव्यू करना, वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। तो अब इस प्रकार से अब आगे इसको देखते हैं, आगे इसे हम लोग अच्छा से समझ लेंगे, इसकी चर्चा आगे है। तो न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार क्या है, न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब होता क्या है, यानी उस न्यायिक विधि को फिर से देखना। पुनर्लोकन का अर्थ ही होता है फिर से देखना, इसका इंग्लिश रिव्यू होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 41 में कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति क्या है, अभी हम लोगों ने देखा पुनर्विलोकन। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है उन्हें पुनर्विचार याचिका कहते हैं, और ऐसी याचिका 30 दिनों के भीतर क्या होता है, दायर करना होता है। ऐसा नहीं कि सभी को वो न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। वही जो न्यायिक पुनर्विलोकन तभी करता है जब क्या होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णयों को पुनर्विलोकन करता है उन्हें ही क्या कहते हैं, पुनर्विचार याचिका कहा जाता है। तो आइए न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है। न्यायिक पुनरीक्षण देखिए वह पुनर्विलोकन था और पुनरीक्षण आंशिक अर्थ वही है। न्यायिक पुनरीक्षण वो की शक्ति किसे है, तो वह केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति वह कब कर सकता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जिन याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता उन्हीं को हम लोग क्या जानते हैं, न्यायिक पुनर्विचार याचिका कहते हैं। अब ऐसी याचिका 30 दिनों के भीतर दायर करनी होती है, तब वो करेगा। तो अब हम लोगों ने देखा कि न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है। हम लोगों ने देखा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह व्यापक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु कुछ मामलों में यह शक्ति प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 में यह शक्ति निगमित किया गया, उससे यह प्रतीत होता है। 13 में क्या, 13 में है कि हम लोगों ने क्या देखा, राज्य के क्षेत्र में लागू किसी भी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के बीच अगर टकराव होता है तब क्या होगा, मूल अधिकार का प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मूल अधिकार जितने तक वो क्या करेगा, टकराव करेगा, उस मात्रा तक वह शून्य हो जाएगा।
उसके बाद अनुच्छेद 32 में क्या था, 32 में भी हम लोगों ने देखा था, अनुच्छेद 32 के तहत वह रीट जारी करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर वो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, जिसमें बंदी, भत्ते, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट। 132 में क्या था, 132 में हम लोगों ने देखा, इसमें वर्णन है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। जो भी संवैधानिक विषयों से अगर मान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा फैसला सुना देता है और उस फैसले के बाद विवाद उत्पन्न हो जाता है और वह जो विवाद संवैधानिक प्रश्न का है, तब उस संबंध में क्या हो सकता है, आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 133 में क्या है, यह आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील है, यानी कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल अपील तभी लाई जा सकती है, आपराधिक नहीं, सिविल मामले में 133 सिविल मामलों से जुड़ी अपील और आपराधिक है 134 में है। तो सिविल मामलों से जुड़ी अपील इसके अंतर्गत में क्या हो, जब कोई व्यापक महत्व का प्रश्न हो, सामान्य महत्व का हो, उस परिस्थिति में क्या कह सकता है, उच्च न्यायालय के राय में उस प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो यही 3 से जो 4 अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के तहत वो प्रतीत होता है कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति का। नेक्स्ट प्रश्न 42 में देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। करा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण, अभी हम लोगों ने देखा कि न्यायिक पुनरीक्षण क्या था। अभी हम लोगों ने देखा कि जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करती है, ऐसा नहीं कि सभी निर्णय को करेगा, एक याचिका दायर करना पड़ता है, उस याचिका को दायर करने के बाद उन निर्णयों का जो पुनर्विलोकन किया जाता है उसे ही उन्हें पुनर्विचार याचिका कहते हैं। और यह जो याचिका 30 दिनों के अंदर दायर करना होता है। तो किन किन विषयों में, अभी हम लोगों ने देखा कि जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह क्या है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह व्यापक शक्ति तो नहीं है, किंतु कुछ मामलों में यह शक्ति न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रतीत होती है, जिसमें अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 133 में यह शक्ति प्रतीत होती है। 13 में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि मान लेते हैं कोई भी राज्य के द्वारा जो संवैधानिक विधि लाया जाता है और संवैधानिक विधि और मूल अधिकार में टकराव होता है, तब मौलिक अधिकार की प्राथमिकता दी जाएगी। जिस मात्रा तक वह संवैधानिक विधि मूल अधिकारों का विरोध करेगी उस मात्रा तक वह शून्य हो जाएगा, नल हो जाएगा। और 32 में था रीट अधिकार था, 132 में अभी हम लोगों ने देखा 132 में क्या था, संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें था कि अगर उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया गया हो, कोई निर्णय या अंतिम आदेश हो जिससे विवाद उत्पन्न होता है, वह विवाद संवैधानिक प्रश्न का हो, तो उस संबंध में क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है। 33 में देखा सिविल मामलों में था, सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में क्या था, जब वह व्यापक महत्व का हो या जनरल इन्फॉर्मेशन अर्थात सामान्य महत्व का जो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो। तो कह रहा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है, स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना। चलिए प्रश्न एक ऑप्शन में एक देखिए न्यायिक पुनरीक्षण। दूसरा है देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना। सी में कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। संविधान की आवधिक का पुनरीक्षण करना। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए में क्या था, ए में था स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना। तो क्या ऑप्शन एक में न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब यह है कि स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, वह किन परिस्थिति में किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं ना कि सभी परिस्थिति में किया जा रहा है। जब क्या किया जा रहा हो कि जिन याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णयों का पुनर्लोकन उन विषयों पर करता है जिन पर क्या किया गया हो, याचिका दायर किया गया हो सुप्रीम कोर्ट में और वह 30 दिनों के भीतर होता उन विषयों पर। तो ऑप्शन नंबर ए स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, ऐसा तो नहीं है, स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण तो नहीं किया जाता है न्यायिक पुनरीक्षण में। वह कब किया जाता है, जब कुछ स्पेशल कंडीशन में हो, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 इस परिस्थिति में देखा कि वह देश में न्यायालय के कामकाज का पुनरीक्षण। तो ऐसा भी नहीं है कि देश में न्यायालय के काम का, हाँ देश में न्यायालय का कामकाज का पुनरीक्षण है, लेकिन क्या कौन सा परिस्थिति में, जब वह स्पेशल परिस्थिति हो, जैसे क्या हो जाए, वही संवैधानिक विधि और मूल अधिकार में टकराव हो जाओ, तब उस परिस्थिति में। या फिर न्यायालय के कामकाज में कब है, जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या कर दिया गया हो, कुछ ऐसा निर्णय या अंतिम आदेश दे दिया गया हो जिससे विवाद उत्पन्न हो गया और वह संवैधानिक विधि से है। तो अगर वह उसका वर्णन विशेष रूप से क्या हुआ रहता तब ऑप्शन बी पर्याप्त होता। तो सिर्फ देश में न्यायालय के कामकाज से कह देना यह उसका सही स्पष्ट वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन सी को तो बी भी खत्म हो गया। सी पढ़िए कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। हाँ यह प्रश्न सही है कि इसमें क्या किया जाता है, न्यायिक पुनर्लोकन में क्या देखा जाता है, संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण किया जाता है, यानी वह संविधान से तो ऊपर तो नहीं है ना। जिससे बहुत सारे केस में देखिए केशवानंद भारती में क्या हुआ,
वही हुआ जिसमें वो बताया गया कि संविधान का मूल ढांचे को आप क्या कर सकते हैं, उस शक्ति को कम नहीं कर सकते हैं, उसको सीमित नहीं कर सकते, संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो एक तरह से वह भी दिखा है। तो कानूनों के संवैधानिक विधि का पुनरीक्षण किया जाना यही होता है न्यायिक पुनरीक्षण में। संविधान के आवधिक पुनरीक्षण बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर संविधान के संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण जो अनुच्छेद 13 में भी देखेंगे तो इससे स्पष्ट निकल रहा है कि क्या हो गया संवैधानिक वैधता में। उसमें भी देखा गया कि अगर मौलिक अधिकार से टकराव होता है तो उस मात्रा तक शून्य हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 43 में, न्यायिक 43 में कह रहा है न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है। क्या है न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ? को सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त करना, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा वर्णित प्रकरणों का समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्लोकन अभी हम लोगों ने देखा था कि पुनर्विलोकन का मतलब अर्थ क्या होता है। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ ही होता है फिर से देखना, अर्थात रिव्यू आप कह सकते हैं, फिर से देखना। तो उसका अर्थ क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह व्यापक शक्ति तो नहीं है, परंतु कुछ मामलों में यह शक्ति प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133। इन मामलों में क्या होता है, यह शक्ति निगमित होती है। तो ऑप्शंस में क्या है? को सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण करना, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों का समालोचना करना, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी पर्याप्त होगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सभी प्रकरणों का अंतिम प्राधिकार, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, यह भी नहीं होगा। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचना, देखिए समालोचना का अर्थ होता है, समालोचना का अर्थ होता है आलोचना, यानी इंग्लिश में क्रिटिसिज्म। तो ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी प्रकरण का ऊपर वाले न्यायाधीश के साथ उसका समालोचना किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय दिया है, अगर उस निर्णय से वह व्यक्ति या वह समाज या वह संस्था उसके पक्ष में नहीं हो तो वह क्या कर सकता है, ऊपर न्यायाधीश में अपना क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्रिटिसिज्म का व्यवस्था, क्रिटिसिज्म होगा उस पर जो भी संवैधानिक विषय हो या जो भी हित का रहेगा वही फैसला दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों का आलोचना कर सकता है। तो आलोचना करने का ऐसा है, पर इसमें कोई चर्चा नहीं है कि आलोचना किया जाता है। हाँ, हम लोगों ने देखा था जैसे अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 133 में वो बात अलग है कि मान लेते हैं सर्वोच्च ये उच्च न्यायालय द्वारा कुछ ऐसा फैसला दिया गया, अंतिम निर्णय, अंतिम आदेश आया जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता और वह संविधान से रिलेटेड हो, तब उस प्रश्न में क्या कर सकते हैं आप, ऊपरी न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो वो अगर ऐसा वर्णन होता तो ऑप्शन सी भी पर्याप्त होता, लेकिन सिर्फ उच्च न्यायालय द्वारा लिख दिया गया। तो उच्च न्यायालय द्वारा सभी मामले नहीं, कुछ मामले। नेक्स्ट डी में देखिए किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, जो अनुच्छेद 13 में कहा गया है। कौन कानून को? वैसे कानून जिसके तहत में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई राज्य क्षेत्र से लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारता में अगर टकराव उत्पन्न हो जाता हो तो मूल अधिकारता को प्राथमिकता दी जाएगी और जिस मात्रा तक मूल अधिकारों का विरोध होगा उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। तो इन तीनों चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी है इसका पर्याप्त आंसर मिल रहा है, पर्याप्त इसका सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 44 में कहा है न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। अब न्यायिक पुनर्लोकन क्या था? अभी हम लोगों ने देखा न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ ही होता है फिर से देखना, अर्थात रिव्यू करना। तो हम लोगों ने देखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह व्यापक शक्ति तो नहीं है, परंतु कुछ मामले में यह शक्ति प्रतीत होती है, जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133। तो यदि तो ऑप्शन पढ़िए, यदि कोई कानून आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। बिल्कुल है, न्यायिक पुनर्लोकन में वही किया जा सकता है। आप एक चीज़ भी ध्यान रखिए, हर चीज़ को या हर फैसला को न्यायिक पुनर्लोकन नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। यानी जिन याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्लोकन करता है उन्हें पुनर्विचार याचिका कहते हैं। यानी पुनर्विचार याचिका के बाद ही उसको पुनर्विलोकन न्यायालय करता है और वह जो दायर करना होता है वह 30 दिनों के भीतर दायर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो पर्याप्त लग रहा है आंसर, क्योंकि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
जैसे हम लोगों ने 13 में देखा, फिर 32 में भी देखा कि अगर वैसा फैसला आ जाता हो तब वह क्या करेगा, उसे संविधान के तहत उसका तुलना किया जाएगा, फिर वो जो भी फैसला आएगा वो दिया जाएगा। तो एक तरह से यह पर्याप्त आंसर निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना। क्या हाँ, यह सही है कि निचले न्यायालय के आदेशों का पुनर्विलोकन करना होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ निचले न्यायालय का होता है, वो खुद अपना भी निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त नहीं है। क्या निचले न्यायालय के आदेश का कौन सा आदेश, सभी आदेश? तो सभी आदेश तो नहीं ना, जो आदेश जिनको याचिका दायर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त नहीं है। निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। निचले न्यायालयों के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, हाँ यह भी पर्याप्त है, लेकिन किन परिस्थिति में? जो ऑप्शन नंबर परिस्थिति था, एक संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें हो तब, अगर यहाँ पर संवैधानिक विषय से जुड़ी अपीलें रहता तब हो जाता, उसके विरुद्ध में अपील को सुना जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें, उस कंडीशन में सुना जा सकता है। तो इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनर्विलोकन सुना जा सकता है। तो ऑप्शन बी सी इसलिए कट गया। डी हो गया, कानून की दृष्टि से परीक्षण की उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। कानून की दृष्टि से परीक्षण करना, कानून की दृष्टि से परीक्षण करने के अपेक्षा ज़्यादा होता है कि उसे क्या करना, संविधान के विपरीत तो कोई कानून नहीं बनाना। तो इससे ज़्यादा पर्याप्त ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त हो जाएगा। हाँ, अगर ए नहीं रहता तो डी के जगह पे सिर्फ कानून नहीं रहता, वहाँ पर संविधान की चर्चा जरूर होती। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 45 में। 45 में करा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन अभी हम लोगों ने देखा, पुनर्विलोकन का मतलब होता है फिर से देखना, अर्थात रिव्यू, कोई भी फैसला को फिर से वो देखना आती है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है न्यायिक पुनर्विलोकन का, वह फिर से क्या कर सकता हो, देख सकता हो। तो वह केवल भारत में है, तो भारत और यूएसए में दोनों में, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के इतना व्यापक नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में यह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रतीत होता है, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई भी अनुच्छेद में स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, इन सभी में क्या होता है, ये शक्ति निगमित प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और यूएसए से। नेक्स्ट देखिएगा 46 में, केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आता है वह कौन है? अब केंद्र राज्यों के बाद अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अर्थ हुआ अधिकारता तथा शक्तियाँ को निम्न वर्गों में बांटा गया है। उन निम्न वर्गों में पहला कौन है? पहला हम लोगों ने देखा था मूल या आरंभिक अधिकार, वही मूल या आरंभिक को प्रारंभिक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पहला अधिकार। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा रीट अधिकारता। तो उसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा था अपीलीय अधिकारता। चौथा हम लोगों ने देखा था परामर्शदात्री अधिकारता। तो वही जो पहला मूल या आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत में 3 विषयों को रखा गया था। उन 3 विषयों में पहला था केंद्र हो, यानी भारत सरकार एक तरफ हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो, तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का पर्याप्त आंसर हो जाएगा आरंभिक। दूसरा में क्या था वह भी जान लीजिए। दूसरा में था जब एक राज्य दूसरे तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तब उसका भी निपटारा करेगा, वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद तीसरा में क्या था, एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरे तरफ एक राज्य हो, एक से अत्यधिक राज्य हो। उसके बाद हम लोगों ने साथ में देखा था कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित मामला था वह भी कहाँ आ रहा था, वह भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत में ही आ रहा था। तो इस तरह से ये मूल अधिकारता के अंतर्गत में हो जाएगा। और अपीलीय अधिकारता के अंतर्गत में 4 मामले आते हैं, और रीट अधिकारता के अंतर्गत में वही 5 प्रकार के रीट, बंदी प्रतिरक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और परमादेश। ये तरह से उसके अपीलीय में क्या होता है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में कौन कौन सा है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बन सकता है। तो पहला है जो अपीलीय क्षेत्र का संवैधानिक विषयों से जुड़े मामले हो, यानी वही अनुच्छेद 132 हो। संवैधानिक के बाद सिविल मामलों से जुड़े विषय हो, यानी कोई भी जब व्यापक महत्व का विषय हो, सामान्य महत्व का हो, तो उस संबंधित में वह व्यक्ति क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो वो 133 के तहत और 132-33 134 के तहत आपराधिक मामलों से जुड़ा कोई मामला हो। आपराधिक मामलों से क्या जुड़ा मामला हो, जैसे मान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय कोई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए, जो सर्वोच्च न्यायालय है अधीनस्थ न्यायालय, उससे नीचे न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को पलटते हुए वह क्या कर देता हो, मृत्यु दंड दे दिया हो, तब उस कंडीशन में आप जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ये सभी रीट अपीलीय अधिकारता के अंतर्गत में आता है। उसके बाद
उच्च न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा मामला हो जो मांगकर अभियुक्त को दोषी सिद्ध कर दिया हो या उसे मृत्यु दंड दे दिया हो मांगकर, इस कंडीशन में भी आप जा सकते हैं। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकारता का तीसरा कंडीशन था जिसमें हम लोगों ने देखा था आपराधिक मामलों से जुड़ी मामला। और चौथा है विशेष अनुमति की अपील है जो अनुच्छेद 136 में, इसकी चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद चौथा है परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारता जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत में है, जिसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत में 2 खंडों को रखा गया। एक अगर कोई व्यापक महत्व का हो तब उस कंडीशन में न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और दूसरा है 131 का परंतुक में। परंतुक में क्या है, जो संविधान के, भारत का संविधान बनने से या लागू होने से पहले कोई संधि, करार या लिखित पत्र पर जो एग्रीमेंट हुआ है उससे संबंधित विवादों को सुलझाने के संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। कौन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता। अभी हम लोगों ने देखा ना कि अगर अपीलीय, ये क्या था, 2 या 2 से अधिक, यह मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आ रहा था। हमने देखा कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे निम्न क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ प्राप्त है, जिसके अंतर्गत में मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया, उसके बाद रिट अधिकारता दिया गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया, परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारता दिया गया। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद हुआ मूल एवं आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत में आ रहा था, तो इसके तहत वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। दूसरा है मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध। अभी हम लोगों ने देखा मूल अधिकारों का अतिक्रमण होगा तो उसके विरुद्ध डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, आशा करते हैं आपको पता होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है क्या है, डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता इन मामलों में, ये मामले उच्च न्यायालय में जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट तो हो जाएगा ऑप्शन ए एवं बी, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 48 जनहित याचिका। जनहित याचिका इसका अर्थ क्या होता है, यानी लोकहित याचिका है ना, लोकहित याचिका, इसको हम लोग पील बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखिए जनहित याचिका क्या है, थोड़ा हम लोग इसे समझ लेते हैं। जनहित याचिका यह इसका अर्थ है मतलब जो सार्वजनिक हित का हो, यानी ऐसी याचिका जो लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती हो, यानी सामूहिक हितों के लिए। यह किसी मतलब पर्सनल के विरुद्ध आप नहीं जा सकते, यानी जो लोग का हो, लोगों का हित का हो, यानी आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ हो, उस विषय में क्या कर सकते हैं, आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका आप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कहीं भी आप दायर कर सकते हैं, बशर्ते यह ध्यान में रखना होगा यह जो होता है यह समूह हित में काम आता है, ना कि व्यक्ति हित में। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया मतलब ये पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन कोई एक व्यक्ति का पर्सनल इशू नहीं है, यह पूरे समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे एक समूह के लिए, पूरे जनहित के लिए है। तो इस कंडीशन में आप जनहित याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। और दूसरा टेररिज्म, उसके बाद और भी अन्य विषय, यानी अन्य वो सभी विषय जो जनहित से संबंधित हो, उन विषयों के विरुद्ध, उन विषयों में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। कहाँ, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। तो पब इसके जो जन्मदाता हैं वह ये देखिए पीएन भागवती, वो पीएन भागवती जो ये न्यायाधीश हैं वही जाने जाते हैं पीएन भागवती, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जन्मदाता। तो यह हो जाएगा जनहित याचिका कहाँ दायर कर सकता है, वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। आशा करते हैं जनहित याचिका मालूम हो गया होगा। ऐसे मतलब ये ऐसे न्यायिक उपकरण है जिनका लक्ष्य जनहित को प्राप्त करना है, यह समूह हित में काम करता है, ना कि व्यक्ति के हित में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 49 में सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन में मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपर्युक्त में से सभी को। देखिए सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए, वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाने के लिए क्या कर सकता है, वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। हालांकि आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को का उसके सॉरी मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। और अगर इसका जो कार्यकाल है पूर्ण होने से पहले
निलंबित किया जा सकता है। किन परिस्थिति में? जब सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में दिया गया क्या हो, सिफारिश किया गया हो, तो उस कंडीशन में वह उसके कार्यकाल से पहले भी उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 50 में देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? बंदी प्रतिरक्षण नहीं कर सकता, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, परमादेश। तो हम लोगों ने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय रीट अधिकारिता के तहत 5 रीट जारी करता। पहला था बंदी प्रतिरक्षीकरण, यानी 24 घंटा के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना। परमादेश, परमादेश में क्या था? परमादेश में था न्यायालय के द्वारा कोई प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो कर्तव्य या कानून दायित्व को पालन करने से इनकार करते हो उनके विरुद्ध यह राय जाहिर किया जाता था। और ध्यान रखिएगा, परमादेश राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी कर सकता है ना, और बाकी सबके विरुद्ध कर सकता है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। प्रतिषेध में क्या था? प्रतिषेध में हम लोगों ने देखा था कि जो मना कर देना, यानी उच्चतम जो ऊपरी न्यायालय होता है वह निचली न्यायालय को वह मना कर देता। कारण क्या होता? वह बहुत समय से लंबित जब मामला पड़ा हुआ हो। और 1, 2, 3 देख लिया। चौथा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या होता है? मांग लेना, यानी उस मामले को मांग लेना, यानी किन परिस्थितियों में मांगेगा? यानी उसके अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हो, उन परिस्थितियों में वह मांग लेना। यह तभी मांगा जाता है जब उस पर फैसला नहीं सुनाया गया हो। और एक और क्या था? ये था ये अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है? वह सार्वजनिक पद पर जब कोई अवैध रूप से बैठ जाता तो उसके विरुद्ध ये जारी किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा निषेधाज्ञा। इसका कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का प्रलेख नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? करा उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? अब परमादेश का मतलब क्या हुआ? किसी अधिकारी के सरकारी आदेश निभाने के लिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो रीट अधिकारिता के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। उन 5 प्रकार में कौन कौन था? एक बार फिर से हम लोग रिव्यू हो लेते। पहला बंदी प्रतिरक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और चौथा अधिकार परीक्षा। उसी में से परमादेश था। परमादेश में क्या था कि यह किसके द्वारा जारी किया था? न्यायालय के द्वारा किसी अधिकारी, किसी प्राधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों, सरकार के भी विरुद्ध भी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो कर्तव्य या कानून दायित्व का पालन करने से इनकार करते हो उनके विरुद्ध। और कौन एक सरकारी अधिकारी जिसके विरुद्ध नहीं हो सकता लागू? राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 52 में, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? कौन सा रीट है जो प्राधिकार को रद्द करेगा? अभी हम लोगों ने देखा था कि जो रीट होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। रीट अधिकारिता के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? कौन कौन होता है? पहला हम लोगों ने देखा था बंदी प्रतिरक्षीकरण। बंदी प्रतिरक्षीकरण क्या था? इसमें सशरीर उसको उपस्थित करना होता था न्यायालय के सामने 24 घंटा के अंदर में। उसके बाद दूसरा था परमादेश। परमादेश में हम लोगों ने देखा था कि यह न्यायालय के द्वारा किसी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों, यानी इसमें न्यायिक निकायों भी है। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है तो क्या करेगा? कुछ कुछ देगा, छोड़ देगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा जो ऑप्शंस में डाला जा सकता है। तो प्राधिकारी, अधिकारी, सरकारी या न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो कर्तव्य या कानूनी दायित्व को पालन करने से इनकार करते हो वो उनके विरुद्ध परमादेश जारी किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रतिषेध देखा था। प्रतिषेध में क्या होता? जो मना कर देना, यानी क्या किया जाता है? मना कर दिया जाता है। मना क्यों कर दिया जाता है? यानी वह क्या हो? लंबे समय से जब पड़ा हुआ हो, है ना, मतलब वह लंबित मामला हो। उसके बाद कौन था? परमादेश के बाद उत्प्रेषण हम लोगों ने। उत्प्रेषण में क्या होता? मांग लेना या मांग लेता है। यह तभी मांगा जा सकता है जब उसका फैसला निचली न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया है। उसके बाद अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या था? यह था सार्वजनिक पद पर कोई जब अवैध रूप से बैठ जाता था तब उसके विरुद्ध क्या करा जाता था? अधिकार परीक्षा जारी किया जाता था, उसके प्राधिकार को रद्द किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त होगा, किसी प्राधिकारी को रद्द करने के लिए। तो इसी कंडीशन में उसको रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 52 के बाद 53, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। अब देखिए यहाँ प्रश्न बहुत ही अच्छा है ना। इस प्रश्न का आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। कह रहा है कि लाभ का पद परिभाषित। देखिए लाभ का पद का तो चर्चा जरूर हुआ है, बात किया गया है, लेकिन लाभ के पद का परिभाषित संविधान में कहीं नहीं किया गया है। हाँ, समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया गया? इसको परिभाषित करने का
मतलब विचार किया गया है ना, किया है कुछ कुछ मामले में, जैसे 1964 में एक बार देखने को आया था, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लाभ का पद परिभाषित सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा नहीं तुरंत संसद मार दीजिएगा। हाँ, आप जब देखेंगे कि संसद को परिभाषित नहीं किया, लेकिन लाभ का पद को बताने का अधिकार, वह लाभ का पद है या नहीं, वह किसके संबंध में, वहाँ पर अनुच्छेद 102 में जब देखेंगे उसमें क्या था, संसद के सदस्यता के निहरता के क्रम में वह 102 के अनुसार वो क्या कर सकता, उसकी निहरता को रद्द कर सकता। उसी में वो लाभ के पद को लेके वहाँ पे इसकी वर्णन, इसकी चर्चा हुआ है। तो वह क्वेश्चन अलग रहेगा, वो सिर्फ लाभ का पद है तब रहेगा, संसद हो जाएगा। लेकिन लाभ पद का परिभाषित है तो सर्वोच्च न्यायालय ही होगा। ऐसे संविधान में तो इसका स्पष्ट कहीं वर्णन है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 54 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षणों का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। अब कह रहा गोलकनाथ बनाम पंजाब, केशवानंद बनाम केरल, मिनर्वा मिल्स बनाम, और डी में है वामन बनाम भारतीय संघ। तो आइए इस प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं। पहला कह रहा है गोलकनाथ बनाम। देखिए गोलकनाथ मामला क्या होता है। गोलकनाथ मामला क्या होता है कि 1953 ईस्वी में पंजाब सरकार द्वारा गोलकनाथ का जो ज़मीन होता है वह क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया जाता है। किसके द्वारा, जो लैंड रिफॉर्म लाया जाता है उसके तहत उनके ज़मीन को, मतलब लगभग जितना भी ज़मीन था 500 एकड़ होता है, उसमें से मात्र 30 एकड़ गोलकनाथ के जो आगे वंशज होते हैं उनको रखने के लिए अनुमति दिया जाता है, बाकी उनके किराएदारों को बाकी सरकार अधिग्रहण कर लेती है। तब इसको लेकर 1965 ईस्वी में एक याचिका दायर किया जाता है गोलकनाथ के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत। और उसके बाद क्या होता है, अनुच्छेद 32 के तहत, वही अनुच्छेद 32 जिसमें वो रीट अधिकारिता के अंतर्गत में आपको देखने को मिला होगा, संपत्ति के अधिग्रहण के क्षेत्र में, है ना। तो उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, एक याचिका दायर किया जाता है अनुच्छेद 32 में, जिसमें अनुच्छेद 32 में मतलब ये था, कहने का मतलब उनका ये था कि संपत्ति रखने, अर्जित करने और उस पर कोई व्यवसाय करने का मौलिक अधिकारों का हनन है। यानी उसमें है ना, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रीट जारी कर सकता है। तो आपको मालूम होगा कि जो पहले संपत्ति का अधिकार को, पहले तो मौलिक अधिकार में था, लेकिन वह 1968 में उसको क्या किया गया, संवैधानिक अधिकार बनाया गया। लेकिन वह केस उससे पहले का है, तो उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, तब वह वही मौलिक अधिकारों के हनन तथा उस पर व्यवसाय करने को लेकर हनन के रूप में वह क्या करते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं। हाईकोर्ट में फैसला उनके पक्ष में नहीं आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में वो दायर करते हैं। तो वही उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में कब, 1967 ईस्वी में वो दायर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 11 जजों की बेंच का बैठक अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार करती है। यानी सबसे उस समय का सबसे बड़ा बेंच, 11 जजों का संवैधानिक पीठ का एक बेंच क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इस फैसले को लेकर 11 जजों के बीच क्या होता है, विचार चलता है। उसके बाद यह फैसला 6/5 से आता है। तो यानी बेहद कम अंतर से यह फैसला सुनाया जाता है 6/5 से। और इस फैसला जो आता है उसमें आर्टिकल 368 के तहत कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि 368 के तहत सदन के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने की शक्ति नहीं है। यानी इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि आप अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का समाप्त या सीमित नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान संशोधन इसमें क्या कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया। तो वही कह रहा है कि सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षणों का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो सर्वप्रथम तो गोलकनाथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा ना, 54 का ए हो जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारती भी वह मौलिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, लेकिन इसके बाद में करता है ना। इसमें जो मौलिक अधिकारों का प्रतिपादन करते हुए वह मौलिक अधिकारों को समाप्त करने और सीमित करने की शक्ति नहीं देता है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय। अब आगे आइए केशवानंद को समझते हैं। केशवानंद में क्या होता है, यह समय है वर्ष 1969 ईस्वी को। 1969 ईस्वी में केरल में लैंड रिफॉर्म्स कानून लाया जाता है और उस कानून के तहत केशवानंद भारती जो मठ के प्रमुख थे, उनके मठ को के ज़मीन को सरकार अधिग्रहण कर लेती है। यह लगभग 500 एकड़ का ज़मीन होता है और इस ज़मीन पर जो भी व्यवसाय चल रहे थे, जो भी उद्योग धंधा चल रहे थे, उससे उस मठ का इनकम हो रहा था और उससे वो चल रहा था। जैसे ही सरकार अपने अधिग्रहण में लेती है, वो सभी जो इनकम आय सोर्स था वो कम हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है। तब इसके विरुद्ध क्या करते हैं, केशवानंद भारती जाते हैं अदालत का दरवाज़ा, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वही
यानी कहने का मतलब 1971 ईस्वी में ही वो क्या करते हैं, मतलब ये करते हैं, 71 में आता है वो सुनवाई के लिए वो न्यायालय जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, उन्होंने आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 31 इन सभी को वो चैलेंज करते हैं, है ना। इन सभी को वो बताते हैं कि हमारा हनन हो रहा है। आर्टिकल 25 अभी देखे होंगे मौलिक अधिकार का ही अधिकार है, 14 से लेकर कितना तक, 35 तक, है ना। तो उसमें से 25 जो है धर्म का पालन करने और उसके प्रसार करने का अधिकार है, इसके विरुद्ध वो याचिका दायर करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 26 जो धर्म के मामलों में प्रबंधन का अधिकार है, अनुच्छेद 25-26 दोनों का विरोध करते हैं। फिर आर्टिकल 14 का करते हैं जो समानता का अधिकार थे। 19 का 1 का एफ, 19 का 1 का एफ में क्या था, जैसे अभी आप लोग देखते हैं ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप लोग देखते हैं ना कि 19 का 1 में क्या है, तो वही 19 का 1 का ए है, वो 19 का 1 का ए में बोलने की स्वतंत्रता है। फिर 19 का 1 का बी में है शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने, सभा होने का, करने का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 1 का सी में है मतलब शांतिपूर्ण तरीके से तो एकत्रित हुए। फिर सी में सभा कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। चौथा में आवागमन कर सकते हैं, और मतलब 1 का ए बी सी हो गया ना, डी में भारत में आवागमन कर सकते हैं, ई में निवास कर सकते हैं। वही ई के बाद जो एफ था ना, उसमें था संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता था उस टाइम, तो वही बाद में उसको हटा के 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। लेकिन बाद में आपको ये भी देखने को मिलेगा 2007 के मामला में उसको न्यायिक समीक्षा के अंदर ले आया गया है, वो आगे चर्चा हम लोग करेंगे उसकी। तो इस प्रकार से था। उसके बाद जी में था आजीविका की स्वतंत्रता, तो इसके विरुद्ध वो केशवानंद भारती क्या करते हैं, न्यायालय का दरबारा खटखटाते हैं, चैलेंज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1971 ईस्वी के बाद वह 1973 ईस्वी 1972 ईस्वी में 31 अक्टूबर 1972 ईस्वी को उस समय का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ यानी जो न्यायालयों का जो बैठक होता है वह 13 न्यायाधीशों का क्या किया जाता है, संवैधानिक पीठ बनाया जाता है। यानी उस समय तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ तैयार की जाती है 13 सदस्यों की, और वह जो फैसला होता है 31 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 68 दिनों की कार्य दिवसों के चलने के बावजूद वह फैसला 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को आता है। तो ध्यान में रखिएगा 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को यह फैसला कब आता है, वह आता है 7/6 से। यानी उसी प्रकार से जो गोलकनाथ में 6/5 यानी बहुत क्लोज से यह फैसला आया था, वही 7/6 से यानी फैसला आता है। और इस फैसले में सरकार क्या कहती है, इस फैसले में न्यायालय का कहना था कि क्या कर सकती है कि संविधान में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसके मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो अदालत ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। यानी कि संविधान का संशोधन तभी तक मान्य होगा जब तक संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर मौलिक अधिकारों को सबसे पहले जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो गोलकनाथ हो जाएगा। अगर यह प्रश्न में पूछ दिया जाए कि ये किसमें मौलिक ये अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो मौलिक अधिकारों का तो वर्णन तो दोनों में ही किया गया है, लेकिन अगर जगह संविधान संशोधन की बात किसमें कहा गया है, तब उस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब अगर देखिए प्रश्न इसको 2-3 तरीके से बन सकता है ना। वो 2-3 तरीके कौन कौन हो सकता है। एक हो सकता है कि भारत में जैसे पूछ दिया जाए उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, कौन सा मामला था, तो वो गोलकनाथ मामला था जिसमें उन्होंने बताया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और दूसरा प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि मतलब क्या मौलिक अधिकारों में कौन सी मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, तो अधिकार कौन दिया, केशवानंद भारती दिया, यही दिया ना कि इसमें बताया कि आप मौलिक अधिकारों में 368 के तहत संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो प्रश्न इसे 3-4 तरीके से बनता है। तो आशा करते हैं वो सभी टाइप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो करा मौलिक संविधानों का लक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम तो गोलकनाथ हो जाएगा, है ना। और प्रश्न अगर यही पूछ दिया जाए कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसने दिया, तो अगर ये 4 ऑप्शंस में रहेगा तो वही केशवानंद भारती करेगा। अधिकार तो दिया ना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, ये इन्होंने बताया साथ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 54 के बाद 55।
55 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अब देखिए, कह रहा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों को क्या किया गया, निम्न वर्गों में बांटा गया। उन निम्न वर्गों में हम लोगों ने 4 देखा था। पहला अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसे हम लोग अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम लोग अपीलीय नहीं, पहला क्या था, पहला मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा था रीट अधिकार था, और तीसरा था अपीलीय क्षेत्राधिकार, और चौथा था सलाहकारी अधिकारता। यानी क्षेत्राधिकार को हम लोग अधिकारता भी कहते हैं, इसलिए कभी कहीं कहीं क्षेत्राधिकारी या अधिकारता कह रहे हैं, तो वही अर्थ होता है। क्षेत्राधिकार का अर्थ ही होता है अधिकारता। तो या क्षेत्राधिकार का ही है या अधिकारता का ही, दोनों अर्थ वही होगा। तो 4 तरीका हम लोगों ने देखा था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियों का विभाजन। अब उसी में से कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में क्या था, पहला तो मूल या आरंभिक, दूसरा रीट अधिकार था। अब तीसरा आ जाइए, तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकारता के अंतर्गत में 4 भागों में इसको बांटा गया। पहला कौन सा भाग है, पहला संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपीलें जो अनुच्छेद 132 के तहत है। दूसरा है संवैधानिक के बाद सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें जो अनुच्छेद 133 के तहत है। तीसरा आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें जो अनुच्छेद 134 के तहत है। और चौथा क्या है, विशेष अनुमति की अपीलें जो अनुच्छेद 136 में। 132 में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई उच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय या अंतिम आदेश दे दिया गया हो, उससे विवाद उत्पन्न हो गया होगा और वह संविधान से संबंधित हो, तो उसका फैसला, तो उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और दूसरा सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें में हम लोगों ने क्या देखा कि सिविल मामले को तभी लाई जा सकती है जब वह क्या करता हो, 3 शर्तें पूरा करता हो। यानी संवैधानिक जो सिविल अपीलें हैं, सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें को तभी लाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, कब, जब वह 3 शर्तें पूरा करता हो। पहला शर्त में क्या था कि वह व्यापक महत्व का प्रश्न हो, सामान्य महत्व का हो, है ना, और वह सामान्य महत्व नहीं, बहुत से व्यक्तियों के लिए वो प्रभावित हो, लंबित मामला हो, बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डालता हो, और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो। तो इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, सिविल मामलों में ला सकते हैं। आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें में आप किस प्रकार से ला सकते हैं, आपराधिक मामलों से जुड़े विषयों में उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले की सुनवाई में दिए गए जो भी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया हो, आदेश दिया गया हो, उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। किन परिस्थिति में, जब उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी दिए गए आदेश को पलटते हुए वह अभियुक्त को क्या कर दिया हो, मृत्यु दंड दे दिया गया। यानी मान लेते हैं कि उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय उसको क्या कर दिया हो, दोष मुक्त का आदेश दे दिया हो, लेकिन ऊपरी न्यायालय उसको पलटकर सजाएं मौत या दंड मुक्त दे दिया। उस परिस्थिति में आप सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक मामले में जा सकते हैं। उसके बाद और कौन सा मामला था, यदि उच्च न्यायालय ने न्यायालय का कोई मामला मांगकर, यदि मान लेते उच्च न्यायालय कोई अपने अधीनस्थ नीचे वाले न्यायालय से मामला मांगकर उसको दोष सिद्ध कर दिया गया और उसे मृत्यु दंड दे देगा, तो उस कंडीशन में भी आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं आपराधिक मामलों में। तो आपराधिक मामलों में 2 तरीका हम लोगों ने देखा, एक देखा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश को पलटते हुए मृत्यु दंड दे दिया हो, तब दूसरा हम लोगों ने देखा अगर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला मांगकर उसको दोष सिद्ध कर दिया हुआ, दंड मुक्त दे, उस कंडीशन में आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये था आपराधिक मामले में। चौथा है विशेष अनुमति की अपीलें। चौथा यानी वह अनुच्छेद 136 के तहत उन विषयों पर अपील की शक्ति दिया गया है जो इन तीनों में वर्णन नहीं। इन तीनों कहने का मतलब कौन, अनुच्छेद 32, 33 और 34, इन तीनों में उसका वर्णन नहीं है, और उन विषयों को आप विशेष अनुमति के तहत यानी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यानी अवशिष्ट शक्ति के रूप में वो इसमें न्यायालय काम करती है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या होता है, यानी व्यक्ति को अन्य किसी साधन से न्याय ना मिला हो, तब उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाज़त की शक्ति का प्रयोग कर यह किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शंस क्या कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है कि अनुसंवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131 बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 132 हाँ 132 का तो उतरता है, 134 का भी है, और 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, 134 ए को मिलाकर 133 को पढ़ना कर रहा है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा 132 को भी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद तो 132 भी है। 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, 134 ए को मिलाकर 133 को पढ़ना। अब बताइए 134 में आपराधिक मामलों से जुड़ी मामले था, 132 में था संवैधानिक विषयों से जुड़े मामले था, तो कौन हो जाएगा,
संवैधानिक विवाद है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो संवैधानिक विवाद का चर्चा कौन हुआ, अनुच्छेद 132 में हुआ है, जिसमें संवैधानिक विषयों से जुड़ी बातें हो, और 134 में हो गया वह विशेष अनुमति यानी विशेष इजाज़त के थ्रू क्या कर सकता है, शक्ति का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो मेरे अनुसार तो ये प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए कि 132 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ने से। तो आप बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 में, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किससे आती है, परामर्शी अधिकारता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारता के अंतर्गत, मूल अधिकारता के अंतर्गत, संवैधानिक अधिकारता के अंतर्गत। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किससे आती है, तो वह आती है मूल अधिकारता के अंतर्गत में। हम लोगों ने देखा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी जो अधिकारता तथा शक्तियों का जो बंटवारा है, बांटा गया, उसको 4 प्रकार से बांटा गया, जिसमें पहला मूल अधिकारता, जिसे मूल या आरंभिक या प्रारंभिक भी कहीं कहीं प्रश्न देखने को मिल जाता ऑप्शंस में, तो वो सभी एक है, मूल या आरंभिक। उसके अंतर्गत में 3 विषयों को हम लोगों ने देखा था, रखा गया था, जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ केंद्र हो, तो आ गया ना भारत और केंद्र, और एक तरफ दो तरफ राज्य हो, एक या एक से अधिक राज्य, एक तरफ भारत केंद्र राज्य हो, तथा एक तरफ हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन का विवाद भी मौलिक अधिकारता के अंतर्गत में आ रहा था। ये हो गया। अपीलीय के अधिकारता के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था 4 भाग हो गया। 4 भाग कौन कौन हो गया, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। संवैधानिक विधि से जुड़ा मामला हो, संवैधानिक के बाद होगा सिविल मामला से जुड़ा हुआ हो। सिविल मामलों के विरुद्ध कब ला सकते हैं, जब वो 3 शर्तों को पूरा करता हो। कौन कौन 3 शर्त को पूरा करता हो, जब वह सामान्य महत्व का हो, और वो ऐसा मामला हो जो व्यापक महत्व का प्रश्न हो, और सामान्य महत्व कहने का मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को प्रभाव डालने वाला हो, तो उस संबंधित में आप ला सकते हैं। उसके बाद तीसरा था आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों में क्या है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए उसको क्या किया हो, मृत्युदंड दे दिया हो, या फिर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मांग कर उसको दोष सिद्ध कर दिया हो, या उसे मृत्युदंड दे दिया हो, उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं आप। ये था किसके, आपराधिक मामले में। चौथा क्या था, विशेष अनुमति के अपीलों के तहत। इसमें क्या था, इसमें था कि जो या तो तीनों में से शामिल नहीं हो, या किसी अन्य विशिष्ट परिस्थिति बन गई हो, इसका अर्थ करने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील ग्रहण करने की अपशिष्ट शक्ति के रूप में होती है। इसमें विशेष इजाज़त का प्रयोग किया जाता है। विशेष इजाज़त कहने का अर्थ वही हुआ कि एक व्यक्ति को किसी साधन के द्वारा न्याय ना मिल सके तो उच्चतम न्यायालय में वो जा सकता है। तो केंद्र राज्य के बीच यह मूल अधिकारता के अंतर्गत में। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, मूल अधिकारता देख लिया, रेटी भी देख लिया, और अपीलीय भी देख लिया, और परामर्शदात्री जिसको सलाहकारी अधिकारता कहते हैं उसे भी हम लोगों को देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अब देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है अपनी पहल पर, तभी जब चाहे, तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिक को मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता, अखंडता या खतरा के लिए पैदा हो। कब दे सकता है, तभी वह जब ऐसे परामर्श के लिए कहता हो, तभी वह दे सकता है। क्योंकि आपको मालूम होगा जो केरल विधेयक अनुच्छेद, जो केरल विधेयक 1958 की बात है, उसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि अनुच्छेद 143 के तहत जो सलाहकारी अधिकार था, उसके तहत वो जो राय है वो सम्मान्य के योग्य है, बाध्य किंतु बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके लिए वो बाध्य है, देना ही देना है। वो सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है, चाहे वो दे भी सकता, चाहे वो नहीं दे सकता, इसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है। तो प्रश्न पूछने का अर्थ यही वह जानना चाह रहा है कि मतलब क्या आपको मालूम है या नहीं है। तो तभी जब वह परामर्श के लिए कहता है तभी वो दे सकता है। हाँ, ये परामर्श देना ना देना वह उसके ऊपर डिपेंड है, वो बाध्य नहीं है कि देगा ही देगा। नेक्स्ट देखिए 58 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आदेश का अध्यक्ष बन सकता है। देखिए, अभी हम लोग अब जानेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम क्या था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक स्वायत्त विधि संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वही 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यानी इसको मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। किसको, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। यह संविधान द्वारा अभिनियमित तथा इसको अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा निर्मित किसको द्वारा निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों के द्वारा इसको क्या क्या गया है, व्यक्तिगत अधिकारों का मतलब इसमें संरक्षण है। तो इसमें क्या किया गया है, मतलब इसको संविधान में भी इसका अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा निर्मित
व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण है तथा इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह कौन हुए थे। देखिए जान लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो भी होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वही होते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, यानी जो भी जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो सेवानिवृत्त हैं वही होते हैं। कौन न्यायालय के, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के ही होगा। तो इसके पहले जो न्यायाधीश जो थे वह थे रंगनाथ मिश्र थे वर्तमान में, लेकिन अभी जो है एच.एल. दत्तू हैं, नहीं एच.एल. दत्तू नहीं है, अरुण कुमार मिश्र हैं। अभी 2021 के जो तत्काल के अरुण कुमार मिश्र हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। तो ऑप्शन में कह रहा है कौन अध्यक्ष बन सकते हैं, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त, केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। तो अभी कौन है, अभी हम लोगों ने देखा था ये मिश्रा जी है ना, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। और आपको एक भी बात भी ध्यान रखना होगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इनका कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष हो सकता है, प्रश्न में पूछ दिया जाए। तो अक्सर तो ज़्यादा 5 ही होता है या 65 होता है ना, तो आप ऐसा नहीं वो मार दीजिए। तो इस ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं जो उनका कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 59 में 69 में, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत का किसने किया है, प्रतिपादन किया है, गोलकनाथ मामला की केशवानंद भारती। गोलकनाथ मामला में हम लोगों ने क्या देखा, इसमें से क्या कहा गया था, इसमें जो गोलकनाथ था, जो गोलकनाथ का ज़मीन होता है, जो उसके वंशज होते हैं उनकी ज़मीन को क्या करती है सरकार, अधिग्रहण कर लेती है और मात्र मतलब 500 या 600 एकड़ को होता है, 30 एकड़ ही वह उनके दिया जाता है, बाकी उनके हिस्सेदारों सरकार ले लेती है। इसके विरुद्ध में गोलकनाथ क्या करते हैं, कब, वही 1965 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। 1932 के तहत वह भूमि का क्या करना, अधिग्रहण करना तथा उस पर व्यवसाय करना, वो मौलिक अधिकार के हनन के विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद यह फैसला कब आता है, यह फैसला आता है 1967 ईस्वी को। वही उसमें 1967 ईस्वी को ये गोलकनाथ का मामला आता है, उसका 67 आता है, जिसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 368 के तहत आप क्या कर सकते हैं, आप मौलिक अधिकारों का सीमित या उसको सीमित नहीं कर सकते हैं, उसको कम नहीं कर सकते हैं, यानी 368 के तहत मौलिक अधिकारों का क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो वही करा है मूल ढांचे का सिद्धांत। लेकिन अब तो ये तो गोलकनाथ में क्या हो गया, 368 के तहत मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती जब केस होता है, इस केशवानंद भारती में जो फैसला आता है वह केशवानंद भारती के द्वारा किया जाता है, जो एक मठ के ऑनर होते हैं। जब वह मठ सरकार के द्वारा, यानी कहने का मतलब देखिए क्या होता है, 1969 ईस्वी में लैंड रिफॉर्म केरल में लाया जाता है और ये केरल के ही केशवानंद थे, वही मठ के वो हेड होते हैं। उनके ज़मीन को क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। उसके विरुद्ध वो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 के बाद 19, 14 इन सभी को वो चैलेंज करते हैं। आर्टिकल 31 भी रहता है, इन सभी को वो चैलेंज करते हैं। यह मामला कब होता है, यह मामला होता है 1971 में, तो अपने अंडर में लेती है। 1971 में वो जाते हैं न्यायालय में और 1972 ईस्वी को 31 अक्टूबर 1972 से लेकर 23 मार्च 1973 तक, यानी 68 दिनों की कार्यवाही पर 13 जजों की बेंच बैठती है और 13 जजों की बेंच की बैठक 7/6 से फैसला सुनाती है। इस फैसले में कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है, 368 के तहत संविधान या मौलिक अधिकारों का तो संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को बदल नहीं सकती है। अर्थात अदालत ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि संसद के पास 368 के तहत क्या है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन शक्ति यह असीमित नहीं है। शक्ति है लेकिन वह असीमित नहीं है, यानी संविधान का संशोधन तभी तक मान्य होगा जब तक संविधान की प्रस्तावना यानी मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। यानी मूल ढांचे कहने का मतलब, मूल ढांचा का जो सामान्य अर्थ क्या बताया गया हम लोग जो जानते हैं, पढ़े हैं, उसमें है न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव, संघीय ढांचा, संसदीय लोकतंत्र को संविधान की मूल ढांचा कहा गया, वही उसका भावना है। तो वो जो वही करा है मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन, वह केशवानंद भारती केस में जो कब आता है फैसला, वह फैसला आता है 24 मार्च 1973 ईस्वी को। और वह जो CGI होते हैं वो कौन होते हैं, वह होते हैं हेगड़े जी होते हैं। CGI सेगड़े नहीं, गलती से बोल दी हेगड़े, वह ये होते हैं, देखिए ना, सिकरी होते हैं। कौन होते हैं, सिकरी जी, SM सिकरी, यही सिकरी होता है।
और उसके बाद इंदिरा गांधी की भी सरकार होती है। आपको मालूम होगा जब एस एम सिकरी जी जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपको किस तरह से उसमें वरिष्ठता को दरकिनार कर उसमें किनको बनाया जाता, ए एन रे को बनाया जाता, वो भी प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की वो सरकार होती है और इंदिरा गांधी इस केस को हारना भी नहीं चाहती है ना, क्योंकि उधर गोलकनाथ मामला भी हो जाता है, उसी के शासनकाल में होता है ना, गोलकनाथ मामला वाला भी आता है डिसीजन, और फिर उधर हाई कोर्ट में उसको चुनाव को लेकर भी उधर केस ये चल रहा होता है, वो केस भी इंदिरा गांधी के खिलाफ में ही फैसला आता है। उसके बाद वो इमरजेंसी का कारण बनता है। तो आगे देखने को मिलेगा, काफ़ी बहुत ही अच्छा रोचक कहानी है। अगर आपको मौका मिले तो खुद से पढ़ लीजिए, या फिर आगे चर्चा हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती में कहा गया है। उसमें बताया गया कि 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, तो वह केशवानंद भारती ही केस हो जाएगा। कह रहा है कि मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति 368 के तहत वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। केशवानंद भारती केस ही होगा। जो कब हुआ था, इसका फैसला 24 मार्च 1973 ईस्वी को आता है, और वही उसके बाद अगले दिन वो रिटायर हो जाते हैं जज। इसके जो सीजीआई होते हैं, कौन होते हैं सीजीआई, वह होते हैं एस एम सिकरी जी होते हैं। नेक्स्ट फैसला देखिए 61 में कहा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे.के. कानिया, के एन वांचू, एस एम सिकरी होना चाहिए, वाई वी चंद्रू। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो होते हैं हीरालाल जे कानिया। यही सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश होते हैं, जो उस टाइम जब बनते हैं तो मतलब कहिए कि हीरालाल कानिया कब से कब तक बनते हैं, ज़्यादा दिन तक तो वो नहीं रहते हैं कानिया जी। कानिया जी कब से कब तक रहे थे, 1950 से 51 तक रहते हैं, यानी वही 1 साल के आसपास में रहते हैं। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश वही हीरालाल जे कानिया है। अगर प्रश्न में ये भी पूछ दिया जाए प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, तो हीरालाल कानिया जी थे। एस एम सिकरी कौन थे? एस एम सिकरी की अभी हम लोग चर्चा किए ना, जब केशवानंद भारती की केस आती है तो उस केस का जो संचालन कर रहे होते हैं वही सीजीआई उस समय होते हैं, यही होते हैं एस एम सिकरी जी होते हैं, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 62 में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहे थे? अब करा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर ऑप्शन में हीरालाल जे कानिया, तो हीरालाल जे कानिया तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यह तो प्रश्न होगा नहीं। एस एम सिकरी का चर्चा कौन है? एस एम सिकरी कौन थे? जब केशवानंद भारती का केस होता है। यह केस इसलिए अहम है ना, क्योंकि अभी तक का संवैधानिक पीठ में सबसे ज़्यादा जजों की बैठक इसी केस में होती है। 13 जजों की बेंच, जो अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। 7/6 से डिसीजन होता है ना, जो कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या हो गया, वह मतलब एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम कर रहा है अभी भी। तो एस एम सिकरी उस समय के जो सीजीआई होते हैं, एस एम सिकरी होते हैं, के एन वांचड़ू और वाई वी चंद्रू। तो सबसे जो लंबे समय तक होते हैं वाई वी चांद्रू ही होते हैं, चनंद्रू होते हैं, जो 7 साल 4 मंथ और 20 दिन तक रहते हैं सबसे लंबे समय तक। और दूसरा उनके बाद वाई वी चांद्रू के बाद किनका नंबर आता है? राजेंद्र बाबू का आता है दूसरे स्थान पर। नहीं, राजेंद्र बाबू तो दूसरे स्थान पर सबसे कम में रहे थे, क्या कि 29 दिन रहे थे, है ना। तो पहले स्थान पर चंद्रू जी आते हैं, दूसरे स्थान पर वो आते हैं, कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद सिंह आते हैं, जो 4 वर्ष तक रहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, वह भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। अगर वाई वी चंद्रू नहीं रहे, अगर वो प्रश्न में दे दे वाई वी चंद्रू, तो वाई वी चंद्रू ये होगा, भुवनेश्वर प्रसाद सिंह होगा। वो कितने साल तक रहे थे? वह 4 साल तक रहे थे, 4 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 63 में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? तो सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? तो सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह है, के सुब्बा राय है, एच एम बेग है, पी बी गजेंद्रकर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कमल नारायण सिंह, यानी के एन सिंह थे, जो सबसे कम समय तक मात्र 18 दिन तक ये न्यायाधीश रहे थे। उसके बाद सबसे कम समय तक दूसरे कौन थे? वही राजेंद्र बाबू थे, जो हम आपको ऊपर मिस्टेक से बोल दिए थे, वो 29 दिन तक रहे थे। तो अगर कमल नारायण सिंह की जगह राजेंद्र बाबू रहे तो वो हो जाएगा। ऐसे आशा करते कमल नारायण सिंह होगा ही प्रश्न में, अगर पूछ दिया जाए सबसे कम समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर रहे तो कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न 64 में देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो अभी हम लोग चर्चा किए थे ना कि वह कौन होते हैं? वह होते हैं
एच.एम. हिदायतुल्लाह। ये वही एच.एम. हिदायतुल्लाह होते हैं जब क्या होता है, उस समय राष्ट्रपति कौन होते हैं, जाकिर हुसैन जी। उनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है और उस मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वेंकट गिरी को बनाया जाता है। वही 3 मई को उनका मृत्यु होता है और 3 मई 1969 से 20 जुलाई तक कौन रहते हैं, वेंकट गिरी रहते हैं। फिर वेंकट गिरी इस्तीफा देते हैं, फिर कुछ दिन के लिए 20 जुलाई से 24 जुलाई तक एम हिदायतुल्लाह रहते हैं, फिर बाद में वेंकट गिरी को राष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न इससे बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 65 में कह रहा है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसकी चर्चा हम लोग अभी ऊपर किए थे। अब इसकी विस्तार से यहाँ पर जानिए मैटर क्या था। कह रहा वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था। यानी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने का क्या प्रोसेस है, कॉलेजियम प्रोसेस है। और उस कॉलेजियम प्रोसेस में क्या होता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है उनके बाद वो बनाए जाते हैं। यानी जो सबसे वरिष्ठ होते हैं वही कॉलेजियम राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, चुनते हैं। तो पहली बार उसमें क्या किया गया था, वरिष्ठता को दरकिनार किया गया था और दरकिनार कर 1973 में एन रे को बनाया गया था इसकी नियुक्ति के समय। अब आपको हम बता देते हैं क्या मैटर था, थोड़ा समझिए। जब क्या होता है, केशवानंद भारती केस होता है, उस केशवानंद भारती केस में जिसका फैसला क्या आता है, 24 मार्च को आता है, जो 68 दिनों की कार्य दिवस के बाद लगभग 708 पृष्ठों में यह फैसला आता है। 13 जजों की बेंच होती है और यह फैसला 7/6 से आता है। तो 7 जो न्यायालय के पक्ष में थे वह 7 कौन कौन थे, थोड़ा सा उसे जान लीजिए। जो 7 होते हैं जो न्यायालय के पक्ष में होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। एक तो होते हैं सीजीआई होते हैं। कौन सीजीआई, जो खुद उस फैसला का सुनाते हैं, वह होते हैं एस एम सिकरी जी। उसके बाद एस एम सिकरी के बाद होते हैं हेगड़े जी। तो ध्यान में रखिएगा, एस एम सिकरी, इसको हम लिखते भी चलते हैं। सिकरी तो खुद होते हैं, सिकरी जी होते हैं, सीजीआई होते हैं। उसके बाद हेगड़े होते हैं, मुखरेज होते हैं। फिर उसके बाद ये होते हैं सेलांत होते हैं। सेलांत के बाद ग्रोवर होते हैं, जगमोहन रेड्डी होते हैं और एच.आर. खन्ना होते हैं, है ना। तो ये जो 7 जज होते हैं ये फैसले के पक्ष में होते हैं और जो फैसले के विपरीत जो 6 होते हैं वो कौन होते हैं, वो सरकार के पक्ष में। कहने का मतलब तो वही हुआ ना, जो सरकार था, जो सरकार चाह रही थी, उसके पक्ष में जो 6 जज होते हैं वो कौन कौन होते हैं, जो फैसले से असहमति रखने वाले होते हैं वही होते हैं। एच.एन. रे होते हैं, उसके बाद जी.डी. पालेकर होते हैं, उसके बाद मैथ्यू होते हैं, एच.एम. बेग होते हैं, बेग भी रहते हैं वही किसके पक्ष में, असहमति रखने वाले में। एच.एन. रे, बेग होते हैं, उसके बाद द्विवेदी होते हैं और चंद्रू होते हैं। ये सभी असहमति रखने वाले होते हैं। तो उसी में से कह रहा है कि जो एच.एन. रे की नियुक्ति जब की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, उससे आगे जो होता है ऐसे जो रूल्स के अनुसार होना चाहिए। सीजीआई वह 24 जुलाई को फैसला सुनाते हैं, 25 जुलाई को रिटायर करते हैं। तो अगले दिन जो सीजीआई के रूप में उन्हें बनना चाहिए, सेलाट को बनना चाहिए। तो वरीयता क्रम में जो इनसे 3 आगे कौन कौन थे, यह पहला तो सेलाट थे, है ना, पहला। और उसके बाद ग्रोवर थे, उसके बाद कौन थे, हेगड़े थे। ये 3 उनसे वरिष्ठता क्रम में आगे रहते हैं, लेकिन इन तीनों को वरिष्ठता क्रम को दरकिनार कर एच.एन. रे को बनाया जाता है, जो चौथे नंबर पर होते हैं। तो बताइए, और बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इस फैसले से नाखुश होकर जब एच.एन. रे को बनाया गया था तो काफ़ी जुलूस हुआ था, काफ़ी लड़ाई दंगे फसाद देखने को मिले थे। उस समय स्थिति ऐसा हो गया था। तो बाद में सेलाट जी, ग्रोवर जी, तीनों मतलब ये दे देते हैं, रिटायर हो मतलब इस्तीफा दे देते हैं। कुछ समय बाद शायद 31 मई को देते हैं, मार्च में आता है ना, मार्च में आता है, मतलब 1 अप्रैल में दे देते हैं और 2 अप्रैल में 1 मई में दे देते हैं। तो इस प्रकार से उसका आंसर सही जवाब एच.एन. रे हो जाएगा। एच.एन. रे जो है ये थे सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं, 6 में रहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पहली महिला न्यायाधीश वह फातिमा बीबी होती है। ध्यान में रखिएगा, जो 1989 से 92 के बीच में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। अधिकार हुआ सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार है संविधान को व्याख्या करने का। इसके तहत हम लोगों ने देखा था, संविधान की व्याख्या के तहत ही हम लोगों ने देखा जो बहुत सारा जो केस था, जैसे केशवानंद भारती था केस, उसमें उन्होंने संविधान को ऊपर रखा, है ना। और बहुत सारे जो मामले हैं जिसमें हम लोग को स्पष्ट रूप से वो देखने को मिला। नेक्स्ट 68 में देखिए, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं। कौन आते हैं, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय केंद्र राज्य के बीच, यह तो मूल अधिकारता क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। यह केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकता, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। राज्य के परस्पर विवाद, ये राज्यों के भी परस्पर विवाद हुआ मूल या आरंभिक
अधिकारता के क्षेत्र के अंतर्गत में आता है तो यह भी नहीं होगा, यह सिर्फ उच्चतम न्यायालय में जाएगा। मूल अधिकारों का संरक्षण, तो मूल अधिकारों का संरक्षण इसके विरुद्ध क्या कर सकते हो आप, कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हो। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों में अधिकारता में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 69 में, उच्चतम न्यायालय के परामर्श अधिकारता के विषय में कौन कथन सही है। परामर्श अधिकारता, अब देखिए परामर्श अधिकारता, थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ लेते। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकारता तथा शक्तियों को निम्न वर्गों में बांटा गया, यानी 4 वर्गों में हम लोगों ने देखा था। पहला वर्ग देखा था मूल या आरंभिक अधिकारता, जिसके अंतर्गत में 3 विषय रखा गया था। दूसरा हम लोगों ने देखा था रीट अधिकारता, जिसके अंतर्गत में 5 विषय थे। तीसरा हम लोगों ने देखा था अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें देखा था 4 विषयों को रखा गया था। 4 विषय कौन था, थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल कर लीजिए। 4 विषय में पहला हम लोगों ने देखा था संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें था। दूसरा हम लोगों ने देखा था सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें था। तीसरा हम लोगों ने देखा आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें था। और चौथा हम लोगों ने देखा था विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, जिसमें विशेष इजाज़त का प्रावधान था। ये था, उसी में से ये तो अपीलीय। और चौथा था सलाहकारी अधिकारता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परामर्श अधिकारता। इस सलाहकारी अधिकारता को अनुच्छेद 143 के तहत क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारता दिया गया। इसको 2 खंड में विभाजित किया गया। कौन है, 143 का 1 और 143 का 2, ये 2 खंड है। 143 के 1 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को अगर प्रतीत होता है कि मतलब कोई भी प्रश्न जो है वह व्यापक महत्व का, तो वह न्यायालय से परामर्श के लिए अब न्यायालय से वह परामर्श मांग सकता है। उस संबंध में राष्ट्रपति सुनवाई कर वह जो भी ठीक समझे वो दे सकता है। और 143 के 2 में जो 2 खंड था वह 131 के परंतुक में जो वर्णित था उससे संबंधित वो विचार मांग सकता था। 143 के 2 परंतुक में क्या था, यानी कि इसमें वही था जो संविधान के लागू होने से पहले कोई जो संधि हुआ है, करार हुआ है, लिखित प्रपत्र संबंधित जो हुआ है उससे संबंधित विषय है। तो आप पढ़िए ऑप्शंस में क्या होगा। तो इस प्रश्न का अगर ऑप्शन नंबर सी में जाते हैं, परामर्शदात्री अधिकारता के अधीन प्राप्त पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। यही ये ऑप्शन तो एगो होगा ही होगा। और बी में पढ़िए, परामर्श अधिकारता शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करेगी। परामर्श अधिकारता शक्ति के अधीन, हाँ, अगर परामर्श अधिकारता शक्ति के अधीन निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, हाँ, पीठ तो बैठता ही बैठता है, जिसे हम लोग संवैधानिक पीठ भी कहते हैं। तो यह, चलिए इस प्रश्न को आगे पढ़िए। उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है, बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है, यह स्पष्ट कहा गया। यह कब, इसने यह कहकर भी इसको स्पष्ट किया कब, 1958 का जो केरल शिक्षा विधेयक था उस मामले में क्या कहा गया है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि जो 143 का जो अधीन में दिए गए जो राय है वह सामान्य के योग्य है, ना कि बाध्यकारी है। वर्तमान में भी लागू। ऑप्शन नंबर 1 तो रिमूव हो गया। 4 में देखिए, उच्चतम न्यायालय के लिए उसका परामर्शी अधिकारता के शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा, ऐसा नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि एक बार में एक ही निर्देश। तो 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका पर्याप्त आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 70 में, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। देखिए अभिलेख न्यायालय का, अभिलेख का अर्थ क्या होता है, थोड़ा हम लोग इसे समझ लेंगे। अभिलेख का अर्थ ही होता है महत्वपूर्ण लेख। क्या होता है, कोई भी महत्वपूर्ण लेख हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोई ऐतिहासिक फैसला हो, यानी फैसले को सुरक्षित रखना, वही अभिलेख होता है। यानी महत्वपूर्ण लेख या ऐतिहासिक महत्व हो, उसे हम लोग अभिलेख के रूप में जानते हैं। तो अभिलेख न्यायालय का स्थान किसे प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय, आदेश, अनुदेश, वो क्या हो, नीचे वाले न्यायालय के लिए क्या कर रहा हो, एक पूर्व उदाहरण की तरह उसके लिए काम करे। मान लेते हो कोई फैसला हो और कंडीशन वही बन गया हो, तो वह क्या कर सकता हो, ऊपरी न्यायालय के यानी सर्वोच्च न्यायालय के एग्जाम्पल का तरह प्रयोग कर वह उसका फैसला दे सकता है। यही अभिलेख न्यायालय होता है। तो अभिलेख न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 129 में यह घोषणा किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड, यानी अपनी अवमानना के लिए दंड देना होगा। यानी अवमानना का मतलब होगा आदेश का उल्लंघन के लिए दंड देने का शक्ति है, तथा ऐसे न्यायालय को सभी शक्तियाँ होगी। तो यही होता अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख मतलब आशा करते समझ गया होगा, मतलब वही कोई मतलब ऊपरी न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय, आदेश,
जो भी है उसको अस्थायी रूप से स्मृति को रखना, और ताकि वो क्या कर सके, अधीनस्थ न्यायालय से पूर्व उदाहरण की तरफ प्रयोग कर फैसला दे सके। नेक्स्ट देखिए 71 में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील थी जो सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो गई? कौन थी? वह था इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा एक ऐसी है जो डायरेक्ट वकील से वह क्या बन गई, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बन गई है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 72 में, वो पहली महिला है, अभी तक कोई महिला वैसी नहीं थी। 72 में परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। किस पर वो देता है? वह राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति उसके द्वारा भेजेगा उसी पर में वो परामर्श देगा। 143 के अंतर्गत में कहा गया ना कि सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारता दी गई है, जिसके अंतर्गत में 2 खंड को रखा गया, एक खंड को वह रखा गया है जब राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि वह व्यापक महत्व का प्रश्न हो, उस पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त करना आवश्यक हो, तब न्यायालय को वो न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है, भेज सकता है उसके लिए। उसके बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे जो भी उचित समझेंगे उस पर वो अपना राय देना वो दे सकते हैं। उसके बाद 143 का जो 2 में था, वो 131 का परंतुक में जो वर्णन है उस पर वो अपना परामर्श ले सकते हैं। 43 में है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति को लोकहित बिल लाया जाता है तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? अब देखिए लोकहित मुकदमा क्या था, जिसे हम लोगों ने जनहित याचिका जाना था, है ना, पब्लिक इंटरेस्टिंग लिटिगेशन ये होता है ना, लोकहित मुकदमा जिसको जनहित याचिका भी हम लोग कहते हैं। इसके जन्मदाता पीएन भागवती को जाना जाता है, क्योंकि पीएन भागवती ही रहते हैं उसी टाइम ये लाया जाता है। कि क्या है पिल, एक बार थोड़ा सा फिर से संक्षिप्त में जान लेते हैं। वह याचिका है जो लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है, यही जनहित याचिका होते हैं। यह मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य होता है यह किसी व्यक्तिगत रूप से ना होकर वह लोकहित के लिए होता है, यानी सार्वजनिक हित के लिए होता है। जैसे आप किस मामले में पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, टेररिज्म से हो, फिर अगर ये जो अल्पसंख्यक हैं उसका उल्लंघन हो रहा हो न्याय का, उस मामले में भी आप जा सकते हैं। या कोई भी मामला, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 3 ही, बहुत सारे मामले हैं, यानी वो सभी मामले जो लोकहित से जुड़ा हुआ हो, यानी वह लोकहित कैसा हो, यानी लोगों से जुड़ा हुआ, कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ा, उसके विरुद्ध आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। और ये भी अब तो यह भी है कि जब देखा गया कि इसमें क्या है, पॉलिटिशियन का राजनीतिक का ज़्यादा हस्तक्षेप होने के कारण अब तो यह भी कहा गया कि स्वयं संज्ञान ले सकती है ये न्यायालय। तो पीएन भागवती हैं इसके जन्मदाता है। और अभी वर्तमान में कौन है पीएन भागवती? वर्तमान में आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 74 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए वह 10 वर्षों को कम से कम 10 वर्षों का एडवोकेट होना चाहिए, या 5 वर्षों तक वह एक या एक से अत्यधिक, यानी एक या एक से अधिक न्यायालयों में जज के रूप में काम किया हो। इसमें भी वही है कि एक या एक से अत्यधिक न्यायालयों में 10 वर्षों तक लगातार वो जज के रूप में काम किया, अधिक के रूप में, एडवोकेट के रूप में, तब वो बन सकता है। ये उसकी क्या है, नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 75 में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कब हटाए जा सकते हैं? सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत बार की काउंसिल की रिपोर्ट पर, संसद में महाभियोग द्वारा। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है किन परिस्थितियों में? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं, वह एक ही प्रक्रिया, वह महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अपनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा आज समझते हैं कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। यदि न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार या अक्षमता या साबित कदाचार का दोष सिद्ध हुआ हो, तब उस न्यायालय को पदमुक्त करने के लिए क्या किया जा सकता हो? महाभियोग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके तहत लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी यह प्रस्ताव को लाया जा सकता है। लोकसभा में लाने के लिए बस यही शर्त होता है कि 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। उसके बाद क्या किया जाता है, एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। इन 3 सदस्य में 2 क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, और एक विधिवेता होते हैं। प्रांगत मतलब बोलिए उसको कौन सा विधिवेता बोलिएगा, पारंगत होते हैं अपने क्षेत्र में। एक विधिवेता, 3 सदस्यों की एक समिति होती है, वह जांच करते हैं कि जो साबित कदाचार, जो उन पर कदाचार या अक्षमता का आरोप लगा वह सही है कि नहीं। अगर सही पाए जाते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, विशेष बहुमत द्वारा उसको पारित कराया जाता है। विशेष बहुमत द्वारा क्या, यानी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 से इसको पारित करना दोनों सदन में आवश्यक है
है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सदन में, दोनों सदन में जहाँ लाया जाता है दोनों सदन में पास करना आवश्यक है। उसके बाद और इसको क्या किया था, हटाने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया था। वह जो हटाने संबंधी जो अनुमोदन लेकर आते हैं ना, वो राष्ट्रपति के थ्रू आया जाता है। यह भी प्रश्न कभी कभी मिल जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, यह लोकसभा अध्यक्ष इसको जारी नहीं करता है, राष्ट्रपति को इस संबंध में समावेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इस तरह से इनकी जांच होती है। तो हटते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 76 में, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो वह किसके पास है? वह भारत की संसद के पास है। कैसे संसद के पास है? हम लोगों ने देख लिया था, अनुच्छेद 124 के 1 के तत्व में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई वृद्धि या कोई व्यवस्था नहीं करता है, तब तक उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश और 7 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, सिर्फ न्यायाधीशों की संख्या भी नहीं, क्षेत्राधिकार, वेतन, सेवा शर्तें, सभी को सांसद को अधिकार प्रदान किया गया है। अब समय समय पर बढ़ोतरी के अभी तो तत्काल में 2019 में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, 34 मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन जब मूल संविधान में 8 न्यायाधीशों की चर्चा, 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। कोई भी प्रश्न कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 में, भारत के उच्चतम न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक अपीलीय परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, तो भारत के उच्चतम न्यायालय को ये सभी अधिकार है ना। हम लोगों ने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अर्थात अधिकारता तथा शक्तियाँ को निम्न वर्गों में बांटा गया। पहला था मूल आरंभिक, जिसको हम लोग देखने हैं मूल आरंभिक। दूसरा था रीट अधिकार था, रीट नहीं है। तीसरा था अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें कितना विषय को रखा गया था? 4 विषय को रखा गया था। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार इसमें भी रखा गया था, जिसमें 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत में। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 78 में देखिए, भारत में किस संविधान पद पर कोई महिला नहीं है? कौन सा संविधान पद पर कोई महिला नहीं है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन रही है? आप बताइए। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमारी रही है। और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन रही है? रमा देवी, वी एस रमा देवी, है ना, 1990 में रही थी। लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर अभी कोई भी महिला नहीं आई है। देखिए क्या इतिहास में जब तक आप लोग स्टडी कर रहे हैं देखने को मिलता है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, खालिस्तान के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। किसका फैसला? सर्वोच्च न्यायालय का। ये तो आपको जहाँ पता ही होगा, भारत के उच्च न्यायालय को, क्योंकि यह क्या अभिलेख न्यायालय की तरह भी कार्य करता है। अनुच्छेद 129 में तो स्पष्ट कहा गया है, क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का कहने का मतलब कि वह एक ऐसा न्यायालय होगा जिसके द्वारा दिया गया फैसला सर्वोच्च, वह नीचे अधीनस्थ न्यायालय के लिए पूर्व उदाहरण की तरह काम करेगा और उस फैसले के अनुसार भी वो अन्य फैसला भी दे सकते हैं एग्जाम्पल को लेकर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? वह है संचित निधि, आकस्मिक निधि, सहायक अनुदान और लोकलेखा। अब देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों की जो मेन रूप से जो पेमेंट मिलता है वो किससे मिलता है? वह मिलता है संचित निधि से। अब देखिए संचित निधि क्या है? संचित निधि भारत का सबसे बड़ा निधि होता है, सबसे बड़ा जो भी कहिए, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा निधि यही संचित निधि के रूप में जाना था। संचित निधि के अंतर्गत में कौन आते हैं? जिसमें मतलब जितना भी टैक्स होता है, टैक्स रेवेन्यू संचित निधि में वही आता है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा लिया गया ऋण, जो भी लोन लेता है वह संचित निधि में वो पैसा आता है। फिर जो ब्याज भारत सरकार को मिलता है या फिर जो सरकारी कंपनी को बेनिफिट होता है उससे जो आय होता है वह सभी संचित निधि में वो पैसे आते हैं। इसलिए इसको सबसे बड़ा ये संचित निधि के रूप में भी इसको कहा गया है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका प्रश्न ही हो जाएगा, भारत का संचित निधि। देखिए, भारत के संचित निधि से सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का नहीं और अन्य सभी जो भी उच्च प्रमुख पद वाले उन सभी का वेतन दिया जाता है। जैसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन हो गए। कैग को भी इसी से दिया जाता है। यूपीएससी के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को भी इन्हीं से दिया जाता है। तो इन सभी को सबको इन्हीं से दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। और भी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो तो हम बता दिए, ऐसा तो आपको मालूम होगा। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा अध्यक्ष हो गया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, सभी को इन्हीं से दिया जाता है। तो उनके अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो उनका वेतन अभी हाल में 2,80,000 है। अन्य न्यायाधीश की है जो 2,50,000 है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा।
आकस्मिक निधि क्या होता है? आकस्मिक निधि होता है यह, हालांकि जो आकस्मिक निधि है 1951 में, 1950 या 51 में इसको तैयार किया गया है। इसमें अभी इसके तहत 500 करोड़ रुपये इसमें जमा कर दिया गया है। यह आकस्मिक विशेष परिस्थिति में आकस्मिक जरूरत पड़ने पर क्या रहता है? लोक लेखा समिति या तीन ही तो है ही है समिति, संविधान में तीन समितियों का तो उल्लेख ही किया गया है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति के अंतर्गत में क्या होता है? ये वैसा पैसा होता है जो पब्लिक का पैसा सरकार के पास होता है। वह पैसा जो आवश्यकता पड़ने पर पब्लिक को, सरकार को देना पड़ेगा, जिसमें जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, ईपीएफ हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये उसी में लोक लेखा समिति के अंतर्गत में है, उसी के तहत वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 81 में, 81 में कह रहा है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब बताइए आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में कौन आ गया? इस आरंभिक को मूल अधिकार भी कहा जाता है, प्रारंभिक भी कहा गया। तो मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार उन सभी क्षेत्राधिकारों और शक्तियों को जो बांटा गया है उच्चतम न्यायालय को, उनमें से एक है मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें भारत सरकार एक से अधिक राज्य, बिल्कुल सही है। इसमें 3 विषय को रखा गया है, कौन कौन है? एक विषय तो ये हो गया संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। ऐसा नहीं है कि संसद और राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव के ब्याज पर नहीं, चुनाव वाला ब्याज पर एक कौन था? जो था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधी अगर चुनाव को लेकर कुछ ये हो जाए, मतलब मतभेद पैदा हो जाए, तो उस परिस्थिति में सुलझाने संबंधी वो अधिकार है। ये भारत की सरकार है किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। देखिए भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य, ये संघ राज्य दे दिया, इसी कारण गलती हो गया। अगर भारत सरकार तथा एक या एक से अत्यधिक राज्य होता तो वो हो जाता। संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं, सिर्फ राज्य क्षेत्र होता तो भी सही होता। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 2 या 2 से अत्यधिक राज्य, तो ये हो जाएगा। 3 विषय कौन था? एक भारत सरकार है एक से अधिक, और दूसरा था 2 या 2 से अत्यधिक राज्यों के बीच, एक तरफ राज्य हो एक तरफ और दूसरा राज्य हो, या 2 से अधिक राज्य हो, तो उन सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा 81 का। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसका विस्तारपूर्वक हल देख लिया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। अब हम लोग किसी अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।